हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 31 अगस्त के करंट अफेयर्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप कवर करते रहिएगा, डेली बेसिस पे आते हैं। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस देखते हैं, उनको ये चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस बताना चाहूँगा कि आर ओ एडवोकेट मीन्स के लिए हालांकि बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई कैंडिडेट चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और एफ आर ओ मेन्स दोबारा पोस्टपोन हो गया है, तो एफ आर ओ मेन्स के लिए फुल टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो कैंडिडेट्स चाहते हैं जिनका एफ आर ओ का मेंस है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ इन करंट अफेयर्स की रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे MCQs आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 31 अगस्त के और 31 अगस्त के अगर हम कहें करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS1 में जोग्राफ़ी से जो न्यूज़ आ रही है, जोग्राफ़ी में जो जियो फिजिकल फिनोमिना है अगर हम उससे देखें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है क्लाउड बर्स्ट के ऊपर। तो जो बादल फटने की घटना होती है, तो वो जो बादल फटने की घटना है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। इससे पिछले दिनों हमने जो क्लाउड बर्स्ट के बारे में जो न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से और यहीं पे हमने कवर की थी, वो तब की थी जब जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी जम्मू कश्मीर में, तब वहाँ पे बादल फटा था। तो हमने उसके ऊपर पढ़ा था कि क्लाउड बर्स्ट कैसे हो रहा है। अब वापस से देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है। तो ओवर 20 पीपल हैव बीन किल्ड इन डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट। तो जो क्लाउड बर्स्ट है यानी कि बादल फटने से करीब करीब 20 व्यक्तियों की मौत हो गई है। एंड फ्लैश फ्लड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के इलाकों में और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में एकदम फ्लैश फ्लड्स आए हैं, यानी कि अचानक से बाढ़ आ गई है और बादल फटे हैं। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है अगर हम समझें तो अ क्लाउड बर्स्ट इज़ अ लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी। यानी कि लोकलाइज्ड है, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इंटेंस रेनफॉल होगी। शॉर्ट स्पेल्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल ओवर अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर बहुत तेज़ी से बारिश हो किसी बहुत छोटे से एरिया पे, तो जिस एरिया में बारिश हो रही है उस एरिया पे इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो वाला एरिया जो है बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है। नॉट ऑल इंस्टेंसेज ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल हाउएवर आर क्लाउड बर्स्ट। अ क्लाउड बर्स्ट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन है, तो क्या डेफिनेशन है अगर हम समझें तो अगर 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है 1 घंटे में 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में, यानी कि अगर आपने एक स्क्वायर बना दिया, एक वर्ग बनाया इस तरह से जिसकी लेंथ भी 10 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई भी 10 किलोमीटर है, तो इसमें अगर 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे बादल फटा है, क्लाउड बस्ट हुआ है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ हाफ आवर पीरियड ओवर द सेम एरिया वुड ऑल्सो भी कैटेगराइज एज क्लाउड बस्ट। तो 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर की बारिश का मतलब हुआ कि आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर की अगर बारिश हो जाएगी इस एरिया में 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ है। तो अकरेंस क्या है क्लाउड बस्ट का अगर हम देखें तो ये कैसे कैसे हो रहा है, बादल फटने की घटना कैसे हो रही है। तो इट अकर्स व्हेन मॉइस्चर कैरिंग एयर मूव्स अप अ हिली टेरेन फॉर्मिंग अ वर्टिकल कॉलम ऑफ क्लाउड्स नोन एज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब देखिए जी, क्लाउड्स के अगर हम टाइप देखते हैं तो क्लाउड्स के कई सारे टाइप हैं, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाया जाता है। तो जब अभी ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, आपको चैनल पे कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, अभी कुछ और आनी है ज्योग्राफी की वीडियोस। तो जब ज्योग्राफी की वीडियोस आएंगी तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि जो क्लाउड्स हैं वो अलग अलग तरह के कैसे कैसे क्लाउड्स होते हैं। तो उसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं, खाली निम्बस क्लाउड्स होते हैं, सिर्रस क्लाउड्स होते हैं, कई तरह के क्लाउड्स होते हैं। तो उन क्लाउड्स कैसे कैसे वो बादल होते हैं, उनकी शेप क्या डिफरेंट होती है, सब में फ़र्क क्या होता है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हम उन क्लाउड्स को कहते हैं जो हम बारिश के समय देखते हैं, जो काले बादल आते हैं, बहुत गहरे काले से बादल आते हैं और उनको देख के लगता है कि इससे बरसात होगी, उन्हीं को हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं और काफ़ी ज़मीन के करीब होते हैं वो। सच क्लाउड्स यूजुअली कॉज रेन थंडर एंड लाइटनिंग। तो इन्हीं बादलों की वजह से लाइटनिंग की घटना भी होती है, थंडर भी होता है, यानी कि जो आवाज़ आती है, बादल गरजने की जो आवाज़ आती है वो भी तभी आती है, और बारिश भी होती है। दिस अपवर्ड मोशन ऑफ द क्लाउड्स इज़ नोन एज द ओरोग्राफिक लिफ्ट। तो उसको ओरोग्राफी कहते हैं या ओरोगेनी। ओरोगेनी का मतलब तो माउंटेन्स के लिए कहा जाता है ओरोगेनी, जोग्राफी का एक टेक्निकल टर्म है। और ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब होता है कि जब बादल पहाड़ के सहारे सारे ऊपर उठता है और उसके बाद वो बारिश करता है तो उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं।
दीज अनस्टेबल क्लाउड्स कॉज एन इंटेंस रेनस्टॉर्म ओवर अ स्मॉल एरिया आफ्टर बिकमिंग हैवी इनफ एंड लॉक्ड इन द रिजेस एंड वैलीज बिटवीन द हिल्स। तो वो पहाड़ों के में जो वैलीज़ हैं, रिजेस हैं, उसमें फंस कर वहाँ पे पहाड़ के साथ साथ ऊपर उठते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है एक कम समय में किसी छोटे एरिया पे, जब बहुत लंबे समय तक बारिश होती है तो वहाँ पे फ्लड्स जैसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जान या माल है उसका नुकसान होता है, उसकी हानि होती है। तो these unstable clouds cause an intense rainstorm over a small area after becoming heavy. The energy necessary for the cloud burst comes from the upward motion of the air. तो यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट के लिए जो एनर्जी मिल रही है बादल को, वो कहाँ से मिल रही है कि जहाँ से वो जैसे वो ऊपर उठ रहा है, अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो वहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है। इट मोस्टली अकर्स एट एलिवेशंस बिटवीन 1000 टू 2500 मीटर्स अबव सी लेवल। तो 1000 से लेकर 2500 मीटर की सी लेवल पे आपको ये इवेंट मिलते हैं। द मॉइस्चर इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ लो प्रेशर सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ी है तो हम बता सकते हैं कि बादलों के अंदर मॉइस्चर कैसे आ रहा है, लो प्रेशर सिस्टम से आ रहा है। लो प्रेशर का मतलब हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ी या वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो वहाँ की जो हवा थी वो गर्म होकर ऊपर उठने लगी। तो आसपास की जो ठंडी हवा थी वो उस क्षेत्र को भरने के लिए दौड़ के आती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो गर्म हवा थी वो वहाँ के आसपास का जो मॉइस्चर है उसको लेके उड़ती है। तो वो जब हवा धीरे धीरे ऊपर जाती है तो वो हवा के अंदर नमी होती है और ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन प्रक्रिया होने लगती है। और बाद में जब एक समय ऐसा आता है कि जो मॉइस्चर है यानी कि जो वाटर वेपर है वो बूंद बन जाता है और वो इतना भारी हो जाता है कि वो आसमान में ना रह सके, तो वो बूंद बनकर, एक भारी बूंद बनकर, बारिश की बूंद बनकर नीचे गिरने लगता है। Associated with cyclonic storms in the ocean over the Gangetic Plains, associated with low level winds. Sometimes winds flowing in from the northwest also aid the occurrence of cloudburst. तो नॉर्थ वेस्ट से आने वाली हवाएं, जो अगर भारत का मैप देखें तो भारत में नॉर्थ वेस्ट से जो आने वाली हवाएं हैं वहाँ से भी क्लाउड बर्स्ट की घटना हो सकती है। The many factors that have to come together to make a cloudburst event happen make them highly unlikely. तो कॉमन अगर हम देखें कि क्लाउड बर्स्ट कितने कॉमन हैं, कि क्या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कि अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट मानसून के मंथ में यानी कि जून जुलाई के महीने से लेके सितंबर अक्टूबर तक के महीने तक या अगस्त सितंबर के महीने तक बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये क्लाउड बर्स्ट होते रहते हैं जब भी कभी हैवी रेनफॉल की चेतावनी दी जाती है, भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है सरकार द्वारा, तो उस टाइम मान सकते हैं कि उन 2 या 3 दिनों में जिस टाइम पे भारी बारिश की चेतावनी होती है उस टाइम पर क्लाउड बर्स्ट की घटना हो सकती है। मोस्ट ऑफ दीज हैपन इन द हिमालयन स्टेट्स where the local topology, wind systems and temperature gradients between the lower and upper atmosphere facilitate the occurrence of such events. तो अब ज़्यादातर ये हिमालयन स्टेट्स में होता है। अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, हिमाचल प्रदेश में दिक्कतें आती हैं, उत्तराखंड सब जानते हैं, उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति कि उत्तराखंड के अंदर कितनी दिक्कतें आती हैं पहाड़ों पे। तो सभी को पता है कि क्लाउड बर्स्ट का हिमालयन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है डिस्ट्रक्शन के वे में, नुकसान के वे में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं क्लाउड बर्स्ट के, यानी कि परिणाम अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ टेरेन हैवी रेनफॉल इवेंट्स ऑफन ट्रिगर लैंडस्लाइड्स। तो अगर हमें पता है कि टेरेन कैसा है, स्लोपी टेरेन है, पहाड़ हैं, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी इस जगह पे तो ये जो मिट्टी होगी पहाड़ की बह जाएगी, यानी कि यहाँ पर लैंडस्लाइड आ जाएगी और फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, अचानक से बाढ़ जाती है, कॉजिंग एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन डाउन स्ट्रीम। तो नीचे रहने वाले लोगों पे यानी कि जो डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही ये मचाते हैं। These take place in very small areas which are often devoid of rainfall measuring instruments. The consequences of these events are not confined to the small areas. बात यह है कि बारिश तो छोटी जगह पे होती है क्लाउड बर्स्ट के दौरान पे, लेकिन इसके वजह से जो नुकसान होता है वो छोटे एरिया में नहीं होता है, इसके वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी बड़े एरिया में होता है। फोरकास्टिंग ऑफ क्लाउड बर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्लाउड बर्स्ट को कैसे फोरकास्ट किया जा रहा है, यानी कि इसका पहले से कैसे पूर्ण जो अनुमान है या भविष्यवाणी है, पूर्ण अनुमान कैसे लगा सकते हैं, पूर्व अनुमान। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD फोरकास्ट्स रेनफॉल इवेंट्स वेल इन एडवांस। तो IMD जो है रेनफॉल तो पता लगा लेता है कि बारिश होगी, लेकिन ये बता पाना कि कितनी बारिश होगी, कि बारिश की जो क्वांटम है यानी कि कितनी कैपेसिटी होगी या कितनी मात्रा में बारिश होगी, ये बताना बहुत मुश्किल है। जब ये बताना बहुत मुश्किल है तो ये बताना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है कि जो बारिश होगी वो इतनी ज़्यादा होगी या कि क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा या फ्लैश फ्लड्स आ जाएंगे। तो ये बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हम बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से नहीं बता सकते इसको, और इसको बताना इतना आसान भी नहीं है। द फॉरकास्ट कैन बी अबाउट, अब देखिए फॉरकास्ट किस चीज़ के लिए होता है, यानी कि जो पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि बारिश होगी वो ये लगाया जाता है कि बारिश हल्की हो सकती है या भारी हो सकती है, तेज़ हो सकती है या बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन
कितनी बारिश होगी ये नहीं बता सकते। हम ये तो बता सकते हैं कि भाई बारिश हल्की फुल्की बूंद होगी या बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन कितनी होगी, कितनी देर के लिए होगी, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। द फोरकास्ट गेट मोर एंड मोर अनसर्टेन फॉर स्मॉल एरियाज। और जितने छोटे छोटे एरियाज़ में आप जाते चले जाएंगे, जितने एरिया को हम छोटा कर लेंगे, तो उस टाइम के लिए फोरकास्टिंग और भी मुश्किल हो जाएगी। फोरकास्ट कर पाना यानी कि पूर्वानुमान लगा पाना, पहले से अगर हम पूर्वानुमान लगाते हैं जैसे, तो बड़े एरिया के लिए लगाना थोड़ा आसान होता है। जैसे जैसे एरिया को हम छोटे करता जाते हैं तो वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट रेनफॉल ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया एज वेल। लेकिन थियोरेटिकली देखें तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है करना, काफ़ी मुश्किल है। इट रिक्वायर्स अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट। तो काफ़ी सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वहाँ पे, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए, जो अभी की टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास हैं या जो IMD यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से अभी हम इतने कैपेबल नहीं हो पाए हैं या इतने सशक्त नहीं हो पाए हैं कि हम ये प्रेडिक्ट कर लें पहले से ही। पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अभी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट स्पेसिफिक क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स कैन नॉट बी फोरकास्ट। तो जो खासकर जो स्पेसिफिक क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स हैं जो होते हैं, जो हमें होने के बाद पता चलता है, न्यूज़ में आते हैं, तो ये चीज़ें हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो क्या क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स बढ़ रहे हैं? अगर हम देखें तो देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म ट्रेंड। देखिए अभी ट्रेंड की बात अगर हम करें तो लंबे समय से कोई ट्रेंड नहीं है, ना ही इसकी रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है कि क्लाउड बर्स्ट कैसे हो रहे हैं। इंसिडेंट्स ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एज ऑल्सो दर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग। ये अलग बात है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, कि यानी कि गर्मी हो रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बरसात हो रही है तो बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी हो रही है तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी कि जो भी वेदर है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। इन चीज़ों की घटनाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन ये कह पाना कि क्लाउड बर्स्ट्स की संख्या बढ़ी है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। द ओवरऑल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया हैज़ नॉट चेंज सब्सटेंशियली। अगर हम ये कहें तो बारिश की मात्रा में ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं आया है। एंड इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ रेनफॉल इज़ हैपनिंग इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। दैट मीन्स दैट द वेट स्पेल्स आर वेरी वेट। अब ये हो रहा है कि जिस टाइम पे बारिश होती है तो उस टाइम पे बहुत बारिश होती है, जिस टाइम पे बारिश नहीं होती तो उस टाइम पे बिल्कुल सूखा रहता है। यानी कि वेट स्पेल्स, जिस टाइम पे बारिश होती है मानसून में, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गीला होता है, और जिस टाइम पे सूखा होता है उस टाइम पे सूखा ही रहेगा। दिस काइंड ऑफ पैटर्न एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज डज सजेस्ट दैट क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स माइट ऑल्सो बी ऑन द राइज। नेक्स्ट हिस्ट्री से न्यूज़ आ रही है कि पांडुरंग खंकोजे थे। तो ये कौन हैं? ये गदराइट रिवॉल्यूशनरी थे जो गदर पार्टी से बिलोंग करते थे और मैक्सिको के हीरो थे। यानी कि मैक्सिको में इन्होंने अपना जो काम किया, गदर मूवमेंट जिस टाइम पे चल रहा था 1911 में, 1912 या 1905 के आसपास, तो उस टाइम पे जो गदर की जो एक्टिविटी चल रही थी गदर पार्टी की, वो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ भारतीयों के द्वारा भारत से बाहर की जा रही थी, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे USA हो, यानी कि USA का न्यूयॉर्क हो या फिर मैक्सिको हो। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हु इज़ करेंटली इन कैनेडा फॉर द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, विल ट्रेवल टू मैक्सिको। तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, अभी वो कनाडा में हैं, तो वो मैक्सिको भी जाएंगे, वेयर ही विल अनवील स्टैचूज ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड महाराष्ट्र बॉर्न फ्रीडम फाइटर एंड एग्रीकल्चरलिस्ट पांडुरंग खंकोजे। तो वहाँ पे दो उनको स्टैचूज़ अनवील करनी है वहाँ पे। एक तो स्वामी विवेकानंद का करना है, और दूसरा जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं और एग्रीकल्चरिस्ट रहे हैं पांडुरंग, उनका करना है। तो खंकोजे हैड अ क्लोज कनेक्शन विद मैक्सिको, द कंट्री इन विच ही सॉट रेफ्यूज ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद रेडिकल प्रो इंडियन इंडिपेंडेंस गदर पार्टी। क्योंकि वो इंडिया की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो गदर पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि वो इससे बिलोंग करते थे, और बाद में जब पता चला कि भारत की आज़ादी के लिए या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है USA में, तो वो वहाँ से भाग लिए और उसके बाद उन्होंने मैक्सिको में शरण ली और मैक्सिको में वो रहे। फ्रॉम मैक्सिको बिरला विल ट्रैवल टू सूरीनाम ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेयर ही विल टोल्ड डिस्कशंस विद द कंट्रीज इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इंडिया ओरिजिन के प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे। सूरीनाम एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। तो वहाँ पे जो उनके कंट्री के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की जाएगी। बाकी हम अब ये देखते हैं कि पांडुरंग कौन थे। तो इनका जन्म वर्धा में हुआ था, महाराष्ट्र में, लेट 19th सेंचुरी में। केम इन कॉन्टैक्ट विद अदर रिवॉल्यूशनरीज अर्ली ऑन। तो ये जल्दी ही कहने में जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके कॉन्टैक्ट में आ गए थे। इनका एसोसिएशन क्या था? तो वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियंस लिविंग अब्रॉड इन 1914। तो 1914 में जो वो इंडियंस जो बाहर रह रहे थे भारत से, उनके कांटेक्ट में आए ये कि जो लोग गदर पार्टी बना रहे थे।
mostly belonging to Punjab. Its aim was to lead a revolutionary fight against the British in India. नेक्स्ट आता है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं श्री तरुण विजय, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है श्री अर्जुन राम मेघवाल को, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कल्चर के। और ये कहा जा रहा है कि जो मानगढ़ हिल लॉक है राजस्थान में, उसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व का जो मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, वो घोषित किया जाना चाहिए, जिससे कि हम ट्रिब्यूट दे सकें 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को। तो 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को मार दिया गया था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा 17 नवंबर 1913 में। तो मानगढ़ जो है अपना आप में एक हिल लॉक है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के। इसको प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जिस टाइम पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उस टाइम पे उन्होंने उसको विज़िट भी किया। और वहाँ पे लोकल भील ट्राइबल्स भी रहती हैं, वो डिमांड कर रही हैं बहुत लंबे समय से कि मानगढ़ हिल्स को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, या उनको हम कह सकते हैं कि उनको हम कमेमोरेट करेंगे कि जो वहाँ पे 1500 भील ट्राइबल्स थे जिनको मार दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आती है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एक अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट बनारस, या वाराणसी में बनारस में एक अखिल भारतीय शिक्षा समागम एक लॉन्च किया गया है। 2-3 दिन की इसमें कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में, एक असरदार तरीके से किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए पूरे भारतवर्ष में। तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, UGC के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, जिसमें 3 दिन का सेमिनार रहेगा। 300 से ज़्यादा वाइस चांसलर्स आएंगे, यहाँ पे डायरेक्टर्स आएंगे अलग अलग कॉलेजेस के, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, एजुकेशनिस्ट आएंगे, पॉलिसी बनाने वाले आएंगे और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जो ये डिस्कस करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट आता है माईगॉव गुजरात, एक 18वां माईगॉव स्टेट इंस्टेंस है, उसको लॉन्च किया गया है। तो माईगॉव एक प्लेटफॉर्म है जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है इस वजह से कि जिससे कि वहाँ पे जो सिटीजन सेंट्रिक काम है, सिटीजन से रिलेटेड काम है, वो वहाँ पे किए जा सकें। तो एक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड विद 4 की ऑब्जेक्टिव्स। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहला है डिस्कशन फोरम है एक, ये वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं ऑन सेविंग रेन वाटर एंड शेयरिंग वाटर सेविंग टिप्स। अब देखिए रेन वाटर को सेव कैसे किया जा सकता है, उसको सेविंग करने के टिप्स क्या दिए जा सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। डिस्कशन फोरम ऑन ईज़ ऑफ लिविंग थ्रू ई गवर्नेंस। तो ईज़ ऑफ लिविंग यानी कि जीने में जो ईज़ है, अपनी अलग अलग योजनाओं को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमारा ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो वो ईज़ ऑफ लिविंग आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डिस्कशन फोरम प्रोवाइड किया जाएगा। पोल ऑन स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान के लिए पोल होगा। और ब्लॉग्स ऑन डिजिटल सेवा सेतु। तो माईगॉव दुनिया का लार्जेस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 26 जुलाई 2014 में। जैसे ही वो मई में जब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया, शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, उसके बाद उन्होंने 2014 के 26 जुलाई को इसको लॉन्च किया था। GS3 सब न्यूज़ आती है सबसे पहले कि भारत जो है एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर नीलमा सीतारमण जी ने इस बार का जो बजट था उसमें भी कहा था। तो अब वो कैसे काम करता है या वो क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो RBI विल वेरी लाइकली इंट्रोड्यूस इट्स डिजिटल रुपीज़ को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है। देखिए जिस तरह से रुपया का एक नोट हम हाथ में पकड़ते हैं, अगर मान लेते हैं वो सेम रुपया आपको हाथ में ना मिल के आपके फ़ोन में दिखे कि आपके पास इतने रुपए हैं, बस हाथ आपके वॉलेट में, आपके पर्स में वो रुपए ना रखे हों, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो डिजिटल करेंसी है। तो उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है। जो भारत का रुपया होगा उसको CBDC कहा जाएगा जब ये लॉन्च होगा इन दिस फिस्कल ईयर इटसेल्फ। CBDC अपने आप में एक लीगल टेंडर है जिसको सेंट्रल बैंक इशू करती है डिजिटल फॉर्म में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक लीगल टेंडर है, यानी कि देश के अंदर लीगली जिस तरह से हम रुपये को यूज़ करते हैं, कागज़ के नोटों को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रिप्टो एसेट वाली कोई भी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये क्रिप्टो एसेट है या बिटकॉइन जैसी कोई फैसिलिटी है, क्योंकि बिटकॉइन वगैरह वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई भी लीगल बैकिंग नहीं होती किसी भी देश की सरकार की या किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की। लेकिन यहाँ पे जो CBDC बनाया जा रहा है, ये डिजिटल रुपये बनाया जा रहा है। यहाँ पे भारत के जो RBI है, जिस तरह से वो 100 रुपये के कागज़ के नोट पे लिखता है कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ कि ये 100 रुपये की गारंटी देता है, जैसे वो इस तरह से वो डिजिटल करेंसी में भी गारंटी देता है। तो CBDC एज लीगल टेंडर इशूड बाय सेंट्रल बैंक। तो लीगल टेंडर है, सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो ये कैसे बेनिफिशियल होगा,
ये बहुत अच्छे से बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें एक तो आरबीआई का जो खर्चा है नोट छापने का वो बचेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। अब कैसे हैं, जैसे कि एक तो आपको कैश पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हायर सेन्यूरेज। अब देखिए सेन्यूरेज का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि अगर मुझे 100 रुपये का एक नोट छापना है और उस 100 रुपये के नोट को छापने में अगर मुझे 2 रुपये का खर्चा आ रहा है एक नोट को छापने में, तो इफ़ेक्टिव वैल्यू 100 रुपये की नोट की कितनी है, 98 रुपीज़। क्योंकि जब हमें नोट छापने होते हैं तो नोट छापने के लिए इंक चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेबर चाहिए, तो उन सब के लिए भी आपको सैलरी देनी पड़ती है। तो नोट जब छपते हैं तो ये भी देखा जाता है कि नोट छपने की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके बाद उन नोटों को ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो नोट को अगर आपको छापना है तो उसके लिए जो चार्ज करता है उसको बैंकिंग लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में साइन्यूरेज कहा जाता है। ड्यू टू लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिड्यूस्ड सेटलमेंट रिस्क। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी वुड ऑल्सो पॉसिबली लीड टू अ मोर रोबस्ट, एफिशिएंट, ट्रस्टेड, रेगुलेटेड एंड लीगल टेंडर बेस्ड पेमेंट्स। ये डिजिटल फॉर्म में होंगे तो पेपर पे भी डिपेंडेंसी बचेगी, और पेपर पे डिपेंडेंसी बचने से पर्यावरण के लिए भी ये अनुकूल होगा, पर्यावरण के कि पेड़ नहीं कटेंगे तो पर्यावरण सही रहेगा। नेक्स्ट आता है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं माइकल पात्रा। उनका कहना ये है कि भारत जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2.5 से 3% तक सहन कर सकता है। वहाँ तक भारत का जो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 से 3% तक चलता है तो भारत उसको मेंटेन कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। पहली बात तो ये आती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि एक देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, व्यापारिक घटनाएं चलती हैं, गतिविधियां चलती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसमें हम बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, या हमने बोला है कि हमने वो चीज़ हमारे देश में आयात की है। और उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं एक्सपोर्ट, जो भारत एक्सपोर्ट करता है, यानी कि निर्यात करता है दूसरे देश में। मान लेते हैं कि अगर आपने 100 रुपये का इंपोर्ट किया और 90 रुपये का एक्सपोर्ट किया तो आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया, यानी कि 10 रुपये जो हैं एक्स्ट्रा चले गए आपके देश से किसी दूसरे देश में बाहर, क्योंकि आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगेगा, यानी कि करंट अकाउंट में कमी आने लगेगी। करंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो अकाउंट जो उस दौरान चल रहा है, आपका चालू खाता है जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट हमारा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट घट जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव में जाने लगता है, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है तो ये हमारे लिए, किसी भी देश के लिए, एक बहुत अच्छी बात है। तो इंडियन इकोनॉमी 2.5 से 3% तक कॉप कर सकती है, कहना है इनका। इन जुलाई ट्रेड डेफिसिट जो है वो $30 बिलियन हो गया है भारत का, यानी कि ऑयल इंपोर्ट बढ़ने की वजह से, क्योंकि ऑयल का इंपोर्ट जो है वो भारत बढ़ा रहा है। काफ़ी तेल की रिक्वायरमेंट है देश के अंदर, तो उस वजह से, क्योंकि तेल हमारा सारा ज़्यादातर लगभग अगर हम कहें 80 to 85% तेल हमारा दूसरे देशों से आता है, तो इस वजह से भारत का बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर दूसरे देशों में चला जाता है। द करंट अकाउंट डेफिसिट अबव द प्लिमसोल लाइन ऑफ 2.5 to 3%। अब देखिए प्लिमसोल लाइन का क्या मतलब है। प्लिमसोल लाइन इकोनॉमिक्स की लाइन नहीं है, इकोनॉमिक्स का टर्म नहीं है, ये बेसिक टर्म है शिपिंग का। अब देखिए मान लेते हैं ये एक जहाज़ है, अरे क्या हो रहा है, ये एक जहाज़ है ना, यहाँ पे पानी है, तो ये जहाज़ का हल है। इस तरह से मान के चलते हैं कि ये एक जहाज़ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन बैठे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से मान लीजिए ये एक आदमी बैठा है यहाँ पे। तो ये जहाज़ का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो पानी में डूब जाएगा। मान लेते हैं अगर आप इसके ऊपर भारी सामान रखते चले जाते हैं, भारी सामान रखते चले जाते हैं, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि अगर आपने और सामान रखा तो वो नाव, वो बोट या वो शिप डूब जाएगा। यानी कि ऐसी जगह एक ऐसी लाइन खींच दे अगर हम कि बस अब आप इतना ही सामान रख सकते हैं, इससे ज़्यादा सामान रखेंगे तो ये शिप डूब जाएगा। तो वो जो लाइन होती है वो प्लिमसोल लाइन है, यानी कि हम ये कहें कि एक लाइन ऐसी जिसके बाद वो कोई भी चीज़ हो वो डूब जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भारत अगर 2.5 to 3% तक है तो 3% तक का करंट अकाउंट डेफिसिट भारत झेल सकता है। इससे ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट चलेगा तो भारत जो है वो डूब जाएगा डेट में, यानी कि कर्ज में। तो हम ये कह सकते हैं। Mr. Patra recalled how the US Fed Reserve contemplation of an end to easy monetary policy in the summer of 2013 and the consequent taper tantrum। ये टेपर टेंट्रम बीच में मैंने आपको समझाया था कि टेपर टेंट्रम क्या होता है। टेपर टेंट्रम का मतलब ये है कि 2013 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रिज़र्व बैंक है, जिसको फेडरल बैंक कहा जाता है वहाँ पे, तो उसने अपनी ईजी मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि वो ईजी है, लोगों के हाथ में पैसा दे रहा है, लेकिन उस टाइम पे उसने क्या करा, मार्केट में से पैसा खींचना शुरू कर दिया, जिसके वजह से वहाँ पे एक टेपर टेंट्रम हो गया। टेपर का मतलब हुआ कि पैसों को कम करना शुरू कर दिया मार्केट में।
और लोगों को नहीं लग रहा था उस टाइम पे, जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फेडरल रिजर्व ये कदम उठा सकता है। तो एकदम वहाँ पे हलचल होने लगी, वहाँ पे एकदम हल्ला मच गया। तो उसको टेपर टेंट्रम कहा गया कि एकदम टेंट्रम हो गया, यानी कि सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। और उस टाइम पे भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ का हिस्सा बनाया गया कि भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है और भारत है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया वीक 2022 चल रहा है। तो उसकी थीम है इस बार की कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज़ टेकेड। 4 जुलाई को शुरू हुआ था गांधीनगर गुजरात में। द इवेंट केम इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स ग्लोबली। तो भारत जो है पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है जहाँ पे स्टार्टअप्स हो रही हैं। इंडिया में अभी तक 73,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस अगर हम देखें तो यानी कि जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, एक नेशनल डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है 750 करोड़ रुपये से ऊपर। नेक्स्ट आता है हरियाली महोत्सव। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है। तो ये अपना में एक ट्री फेस्टिवल होगा जिसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो पेड़ हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सेरेमोनियल प्लांटेशन ड्राइव्स की जाएंगी जिसमें 75 नगर वन में पूरे देश में, 75 पुलिस स्टेशन में, 75 स्कूलों में दिल्ली एनसीआर के, और 75 डिग्रेडेड प्लांट साइट्स में, वहाँ पे प्लांटेशन साइट्स में पेड़ लगाए जाएंगे। जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, उनका रखरखाव किया जाएगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़े, अगर देशों में देखा जाए अर्थव्यवस्था के हिसाब से, तो छठे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट। तो मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से छठे नंबर पे आता है। फिर इंडिया तीसरे नंबर पे आता है पीपीपी के टर्म्स में, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में 100 रुपये हैं और तो उस 100 रुपये से आप कितना चीज़ें खरीद सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी कि अगर वहाँ पे आपके 100 रुपये से वहाँ पे कितने डॉलर में वो आप चीज़ खरीद पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो विद अ शेयर ऑफ 7% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, भारत का जो ग्लोबल जीडीपी में शेयर है वो 7% है। चाइना का 18% शेयर है ग्लोबल जीडीपी में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 16% शेयर है। 2021 की कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें, ओईसीडी की जो कैलकुलेशंस रही हैं, इंडियन इकोनॉमी वुड ओवरटेक द यूएस बाय 2048 इन पीपीपी टर्म्स। तो अगर भारत तेज़ी से अपना विकास करता है तो 2048 तक हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे पीपीपी में। और द एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट्स विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। तो पीपीपी में अगर हम देखें, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर हम देखते हैं, तो जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ने लगता है जैसे जैसे किसी भी देश की जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ने लगती है। इंडोनेशिया का जो रुपया है उसको माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन जाएगी, और भारत का जो रुपया है वो दूसरी सबसे मजबूत करेंसी होगी आगे आने वाले समय पे। 14 अगस्त को हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म रिजर्वेशन। अब देखिए रिजर्वेशन के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था, तो उसको देखते हैं। तो उसमें कह रहे थे कि रिजर्वेशन अगर अपने असली रूप में देखें तो रिजर्वेशन को आज़ादी से पहले पूना पैक्ट जो हुआ 1932 का, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें लाया गया था। बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो था 1935, उसमें भी मॉडिफाई किया गया, उसमें भी इंट्रोड्यूस किया गया। और बाद में आज तो हम स्थिति देखते ही हैं कि रिजर्वेशन की बाद में, आज़ाद होने के बाद, जो रिजर्वेशन को एक नए तरीके से लाया गया, और उसकी जो आज हम चीज़ें देखते हैं कि आज कितना जितना भी रिजर्वेशन मिल रहा है अलग अलग कम्युनिटीज़ को, वो प्रेजेंट टाइम में चल ही रहा है। एक शोक संदेश देख लेते हैं। ऑबिटरी अगर देखना है तो प्राइम मिनिस्टर ने कंडोल किया है गांधीयन और एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं श्री पी गोपीनाथन नायर, तो उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो गाइज़ ये थे आज के करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इस आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।